हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिल्ट्रॉन की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मॉडल सेट 3। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 और 2 देख चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका एग्जाम हो चुका है बिल्ट्रॉन में, तो आप लोग काइंडली क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो प्लीज़ शेयर करिए, या फिर कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो इस मॉडल सेट में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को मैंने ध्यान में रखा है, और कंप्यूटर फंडामेंटल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब आप हमारे चैनल के सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके कंप्यूटर्स या फिर BSP HCL नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल के थ्योरी और उनसे रिलेटेड MCQ हैं जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो अपलोडेड है। तो आप लोग जाके वहाँ से भी कंप्यूटर फंडामेंटल के देख सकते हैं। ये सब उनके टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और नेटवर्किंग। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेल में जब आप किसी वर्कशीट पर का प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो क्या होता है? द एंटायर वर्कशीट इज डिस्प्लेड, मतलब कि पूरा वर्कशीट डिस्प्ले होता है, या फिर सेलेक्टेड रेंज डिस्प्ले होता है, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है द एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्कशीट इज डिस्प्लेड। तो ये कहने का मतलब है, जब आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं MS एक्सेल में, वर्कशीट मैंने बताया था MS एक्सेल का किसी भी वर्कबुक का एक पेज होता है जो रो और कॉलम्स में, इस तरीके से रो और कॉलम्स में होते हैं, उसे वर्कशीट बोला जाता है, जिसपे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग उसका प्रिंट प्रीव्यू देते हैं कमांड Ctrl+P से, तो उसमें क्या होता है? क्या वर्कशीट, पूरा वर्कशीट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा वर्कशीट डिस्प्ले होता है, या फिर कोई सेलेक्टेड रेंज डिस्प्ले होता है? मतलब कि सपोज करिए कॉलम A से लेके F तक हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर हमने सेलेक्ट किया है कॉलम A से लेके कॉलम F तक, और रो 1 से लेके रो 10 तक हमने इसे सेलेक्ट किया है माउस क्लिक की मदद से। क्या सिर्फ वो डिस्प्ले होगा, या फिर द एक्टिव पोर्शन ऑफ द वर्कशीट इज डिस्प्लेड, यानी कि जिस जिस कॉलम और जिस जिस रो में हम लोग काम कर रहे हैं उसे बोला जाता है एक्टिव पोर्शन। क्या सिर्फ वो डिस्प्ले होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जब हम लोग वर्कशीट में प्रिंट प्रीव्यू देंगे तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन डिस्प्ले हो सकते हैं। पूरा वर्कशीट भी डिस्प्ले हो सकता है, सिलेक्टेड रेंज भी डिस्प्ले हो सकता है, और एक्टिव पोर्शन भी डिस्प्ले हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, MS एक्सेल में कॉलम D और E के बीच 3 कॉलम सम्मिलित, यानी कि इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था, कॉलम्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, और रो जो होते हैं इस प्रकार होते हैं। तो कॉलम्स का हमेशा डिनोट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल से, यानी कि ABCD जो होगा वह कॉलम डिनोट करता है, और 1 2 3 4 ये हमेशा रो को डिनोट करता है। तो यहाँ सवाल ये कह रहा है, कॉलम D, यानी कि कॉलम D और E के बीच में हम लोग चाहते हैं कि 3 कॉलम और इंसर्ट करें। इन दोनों के बीच में 1 2 3 कॉलम हमें इंसर्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमें इस कॉलम D को सेलेक्ट करना होगा, या फिर कॉलम E को सेलेक्ट करना होगा, या फिर EFG तीनों कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, या फिर DEF कॉलम को सेलेक्ट करना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, हमें कॉलम E सेलेक्ट करना होगा। हम लोग कॉलम E पे अपना माउस कर्सर ले जाएंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट करके। तो इंसर्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वह पूछेगा कितना कॉलम आपको इंसर्ट करना है, 1 2, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी। अगर हमें 3 कॉलम, जैसा कि सवाल में बोला जा रहा है, 3 कॉलम इंसर्ट करना है, तो हम लोग 3 कॉलम क्लिक वहाँ ऑप्शन में लिखेंगे, और फिर एंटर जब मारेंगे तो D और E के बीच में 3 कॉलम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में एक मान्य जूम प्रतिशत नहीं है? यानी कि एक्सेल में वर्कशीट को हम लोग इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते हैं, या इस वैल्यू तक जूम नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा 500%। मतलब हम लोग 500% तक जूम नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी सेल में, सेल पता है जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, जब आप किसी सेल में मुद्रा यानी कि करेंसी पर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? मतलब कि अगर सेल में कोई करेंसी है, जैसे कि मान लीजिए रुपीज़ है या फिर डॉलर है, डॉलर में भी कुछ करेंसीज होते हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं फ्यूचर में, तो उन करेंसीज पे हम लोग किस तरीके का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है डेसिमल प्लेसेस,
क्या हम लोग दशमलव के स्थान को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर 10.00 लिखा है, मतलब कि इस दशमलव के बाद हम लोग क्या चाहते हैं, 2 जीरो या फिर 4 जीरो या फिर 3 जीरो, इस तरीके का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर में होता है, 2 जीरो भी डिनोट करता है, 4 जीरो भी डिनोट करता है, 3 जीरो भी डिनोट करता है और 1 जीरो भी डिनोट। ये हुआ करेंसी डेसिमल प्लेसेस में फॉर्मेटिंग। अब करेंसी सिंबल, यहाँ पे करेंसी सिंबल हम लोग को आंसर चाहिए रुपीज़ में, तो हम लोग उसको भी सेट कर सकते हैं, या फिर हमें किसी और करेंसी में, डॉलर हो गया या फिर पाउंड हो गया या कोई भी जो भी उसमें लोडेड है वह करेंसी हम लोग वहाँ सेट कर सकते हैं, या फिर बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। जब हम लोग किसी सेल में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, मतलब करेंसी पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो हम उसके डेसिमल प्लेसेस को भी सेट कर सकते हैं और करेंसी सिंबल को भी सेट कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट चालू या बंद नहीं किया जा सकता? तो फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। मतलब कि ये सब जो एक्सेल स्क्रीन पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस पे या स्क्रीन पे जो ये सब मौजूद होता है, फॉर्मूला बार उसे बंद नहीं किया जा सकता, स्टेटस बार जो कि स्क्रीन के नीचे में रहता है, वर्कशीट के नीचे में, वह नहीं बंद किया जा सकता, टूल्स बार जिससे कई तरीके के टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसे भी बंद नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन की इक्वल टू टुडे से क्या दर्ज होता है? तो यह जो एक फंक्शन है इक्वल टू टुडे, इससे क्या दर्ज होगा हमारे वर्कशीट में, एमएस एक्सेल के वर्कशीट में? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक। यानी कि जिस भी कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, उस कंप्यूटर का जो भी घड़ी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग डे का वैल्यू देगा, मतलब कि डेट देगा कि आज सपोज करिए कि 19 सितंबर है, तो उस 19 सितंबर वह दर्शाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक। क्या टाइम दिखाएगा? अभी सपोज करिए दिन के 2 बज रहे हैं, तो क्या 2 बजे दिखाएगा? या फिर टूडेज डेट एज टेक्स्ट फॉर्मेट, या फिर आज का डेट दिखाएगा एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में। टेक्स्ट मतलब कि वह नंबर लिखा होगा सितंबर 19 2024, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक। जब हम लोग किसी सेल में इक्वल टू टुडे और फिर यह ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे, तो वहां क्या दर्शाएगा, आज का डेट, मतलब सिस्टम क्लॉक के अकॉर्डिंग डेट। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो ये उस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि किसी सेल में, वर्कशीट सेल में, अगर हम चाहते हैं कि अभी का समय, वर्तमान समय दर्ज हो, जिस समय आप एक्सेल पे काम कर रहे हो वह समय दर्ज हो, तो वो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना होगा? तो ऑप्शन बी इक्वल टू नाउ, फिर ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे, तब उस सिस्टम पे करंट समय जो है वह वहाँ पे दिखा देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, यू कैन सेट पेज बॉर्डर्स इन एक्सेल फ्रॉम। मतलब कि आप एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, या फिर फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, या फिर ऑप्शन सी फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप एमएस एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं सेट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर जो होता है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक पेज होता है उसमें हम लोग यह बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल में हम लोग पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं। हाँ, सेल में हम लोग लगा सकते हैं। सेल जैसे कि ये रहा इस तरीके से, इसमें अगर हम लोग बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लग जाएगा, लेकिन पूरे पेज में अगर हम चाहते हैं बॉर्डर लगाना तब वह पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस एक्सेल में कौन सा सेल पॉइंटर इंगित करता है कि आप श्रृंखला भर सकते हैं? जैसे कि यह एक सेल है, इसमें आपने कुछ सीरीज लिखा 1 2 3 4। अब जब अपना माउस का कर्सर हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे सबसे लास्ट सेल के पास, तो यहाँ पे माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होगा, किस तरीके का होगा, उससे यह दर्शाएगा कि इसके आगे हम लोग श्रृंखला को भर सकते हैं, मतलब 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे करके भर सकते हैं। तो वह एक माउस पॉइंटर का चेंज ही दर्शाता है। तो इन सब में से ऐसा कौन सा सिंबल है जिससे हमें पता चलता है कि हम लोग वह सीरीज को है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? डॉक्टर का प्रतीक बिग प्लस, यानी कि कुछ इस तरीके का बन जाएगा। छोटा पतला प्लस आइकन, यानी कि प्लस आइकन ही है लेकिन वह छोटा होगा,
या फिर टिप पर एंकर के साथ माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर जैसा कि आपको पता है कुछ इस प्रकार का होता है, इसके ऊपर एक एंकर, एंकर मतलब ये ऐसा होता है, ऐसा लग जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा छोटा पतला प्लस आइकन। इसे हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो मैंने बताया था सेल रेफरेंस और उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से समझाया था। आप लोग मॉडल सेट 1 या 2 जाके देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि सेल रेफरेंस होता क्या है। सेल रेफरेंस बेसिकली होता है सेल का पता, कि वह सेल जो है, सपोज करिए अगर हमने इस सेल को सेलेक्ट किया तो यहाँ ऊपर नेम बॉक्स होता है फॉर्मूला बार के बगल में, तो यह दिखा देगा कि इस सेल का क्या एड्रेस है, यह किस कॉलम में आता है। पहले कॉलम होगा, सपोज करिए यह बी कॉलम है, बी का यह सेकेंड रो होगा, तो B2 सेल ये डिनोट करेगा। यही बताता है सेल रेफरेंस। अब यह पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो उसमें मैंने बताया था सेल रेफरेंस के वीडियो में कि सेल रेफरेंस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होता है उसका कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है कि वह डॉलर से स्टार्ट होता है, उसके रो और कॉलम। सबसे पहले डॉलर से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी कॉलम है पहले कॉलम डिनोट करेगा, फिर डॉलर सिंबल आएगा और फिर रोज संख्या डिनोट करेगा। तो अगर इस तरीके से सेल नेम बॉक्स में अगर दिखा रहा है, यानी कि वह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया है। मतलब कि इन सब में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो सही ढंग से दर्ज नहीं किया। तो ये हमें देखने से ही पता चल रहा है ऑप्शन डी जो है यह गलत है। कोई भी फॉर्मूला दर्ज करने के लिए हमें पहले इक्वल टू साइन देना पड़ेगा। तो तीनों में आप देख रहे हैं इक्वल टू साइन दिया गया है, लेकिन इसमें इक्वल टू साइन नहीं दिया गया है, इसीलिए यह फॉर्मूला जो है गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट रेंज निम्न से क्या होता है। तो रेंज मैंने बताया था क्या होता है। रेंज बेसिकली अगर हमें कोई सम करना है, यानी कि कुछ संख्याओं को जोड़ना है, तो सेल में संख्या लिखी होती हैं, जैसे कि एक सेल में एक संख्या, दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, इस तरीके से सबका एक सेल रेफरेंस होता है। जैसे यह A1 है, यह A2 है, A3 है, A4 है। तो हमें क्या करना है, इन चारों का एडिशन चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू सम, फिर यह ब्रैकेट ओपन होगा और हमसे पूछा जाएगा रेंज, यानी कि A1 से लेके A4 तक। तो यही होता है रेंज, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सेल का एक समूह। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, मतलब कि एक वर्कशीट में आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा वर्कशीट, पूरा का पूरा रो, पूरा का पूरा कॉलम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एक वर्कशीट में हम लोग पूरा वर्कशीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्रोज आर रन और एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द विच टैब इन MS एक्सेल। मतलब कि ये हमने MS वर्ड में देखा था, मैक्रो हम लोग कहाँ से उसे यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो मैंने बताया था एक तरीके का कुछ टास्क होता है, एक तरीके का फंक्शन है, जिससे हमें जो भी टास्क हम लोग बार बार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पे या फिर वर्कशीट पे, तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करके किसी जगह सेव कर सकते हैं, ताकि हमें वह फंक्शन बार बार मैनुअली ना करना पड़े। बस हम मैक्रो फंक्शन को रन कर देंगे, तब वह जो टास्क है, जैसे कि सेल फॉर्मेटिंग हो गया, उसमें बॉर्डर लगाना, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, उसमें यह फॉर्मूला लगाना, इस तरीके के कुछ स्टेप्स को हम लोग रिकॉर्ड करके सेव कर देंगे। और उसके बाद जब भी हमें किसी वर्कशीट में उस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, बस हम मैक्रो में जाके जो लिस्ट हमने बनाया उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, तो वह फंक्शन जो है, सारे जो कार्य हैं वह खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यह यही पूछ रहा है कि वह किस टैब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं MS एक्सेल में। तो इसका राइट आंसर होगा व्यू टैब में। तो आप लोग MS एक्सेल के इंटरफेस पे जाके देखिएगा, मैक्रो व्यू टैब के अंतर्गत स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था वर्कशीट या फिर स्प्रेडशीट, उसमें डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। लाइंस एंड स्पेसेस, तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में होता है। लेयर्स एंड प्लेन्स, तो लेयर इसमें नहीं होता है। रोज एंड कॉलम्स में डेटा जो MS एक्सेल के स्प्रेडशीट में होता है वह रो और कॉलम के फॉर्म में मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि हमारे मंथली मॉर्गेज पेमेंट को कैलकुलेट करता है। यानी कि अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया है, तब हम लोग खुद कैलकुलेट करें, बैंक तो कैलकुलेट करके हमें बता देता है कि हमारा जो मंथली EMI हमें पे करना है वह इतना है, लेकिन अगर हम लोग खुद से करना चाहें तो वह कैसे कर सकते हैं। तो वह MS एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम लोग सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा PMT। PMT जो एक फंक्शन होता है वह कैलकुलेट करता है
कि आपने जो लोन लिया है उसका मंथली पेमेंट कितना होगा कितने समय के लिए। यह मैंने MS एक्सेल का एक स्क्रीनशॉट लगाया है PMT फंक्शन का। उसमें कुछ इस तरीके से होता है, रेट हमें पहले देना है कि एक सेल में हम लोग रेट दे देंगे 3% है। एन पर मतलब कि नंबर ऑफ पेमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लोन, मतलब कि हमें कितने बार में वह पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ 12 महीना चूज किया। PV मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू, कितने का लोन हमने लिया था, तो यहाँ मैंने 1 लाख रुपया दिया है। FV क्या होता है, FV मतलब फेस फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कहने का मतलब यहाँ नीचे मैंने सबका ये डिनोट कर दिया, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जाए। फ्यूचर वैल्यू ये होता है कि जब हमारा यह लोन पूरा हो जाए तो क्या उसके बाद हमें कोई और पेमेंट करना है या फिर हमें नहीं पेमेंट करना है, तो ये भी सेट करना होता है। टाइप अब पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग इंडिया में हैं एक साल में, तो एक साल में 365 दिन को काउंट करता है। लेकिन अगर वही US में हो तो वो हो सकता है कि कुछ और दिन में काउंट करे, वो 9 महीना को ही काउंट करे या फिर 10 महीना को ही काउंट करे। तो सबका कोडिंग होता है, जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें पूछ देगा 0, 1, 2, उसके आगे डेज दिया रहेगा 365 डेज, 366 डेज, 350 डेज, कुछ इस तरीके से। तो उसके हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यह हमने क्या किया, EMI इधर हमने लिखा और इस बॉक्स में हमने फंक्शन को यूज किया, इक्वल टू PMT हमने दिया और उसके बाद रेट देना होता है, फिर एन पर, प्रिंसिपल वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइप हमें जब हम लोग करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तब यह वैल्यू दे देगा, मतलब कि पर मंथ हमें इतना वैल्यू पे करना है, इतने अमाउंट पे, इस इंटरेस्ट पे और इतने महीना तक। जैसे देखिए यह MS एक्सेल के वर्कशीट में है और उसी फॉर्मूला का मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। यह PMT फंक्शन है, हेडिंग मैंने दिया है, रेट 3% का है, एन पर यानी कि कितने पेमेंट्स हमें करने हैं, तो 12 पेमेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख, FB 0 है, टाइप भी यहाँ 0 है और यहाँ EMI हमने दिया। यहाँ अभी कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि हमें फिर से फॉर्मूला लगाना है। हम लोग इसमें फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू, फिर हम यहाँ जब PMT टाइप करेंगे तो ये देखिए नीचे आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इसे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रेट आएगा, रेट हमें देना है, रेट बॉक्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे, बस रेट हमने क्लिक किया, या सेल C3 में रेट मौजूद है। फिर हम लोग जब कॉमा देंगे तो यह एन पर पूछेगा, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स। फिर हम जिस सेल में नंबर ऑफ पेमेंट्स हमने लिखा है उसे हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे, फिर हम लोग कॉमा जब प्रेस करेंगे तो यह प्रिंसिपल वैल्यू पे वह खुद ब खुद चला जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारा इतना है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर कॉमा जब हम लोग प्रेस करेंगे फिर आएगा फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू हमें कुछ नहीं देना है, इसीलिए हम लोग कॉमा प्रेस कर देंगे और तब ये पूछेगा एंड ऑफ द पीरियड या फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो हमें देना है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। और उसके बाद हम लोग जब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यह देखिए आ गया हमारा 9,753.60 पैसा हमें पर मंथ पे करना है। तो यह PMT फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल होता है वो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब चलिए क्वेश्चन 17 हम लोग देखते हैं, क्या होता है जब डॉलर के चिन्ह किसी सेल एड्रेस में दर्ज किए जाते हैं। तो अभी मैंने बताया था यह एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाता है। किसी भी सेल एड्रेस में, नॉर्मल सेल एड्रेस नेम बॉक्स में यह इस तरीके से डिनोट करेगा, यह कॉलम को और यह रो को। जब इसके आगे हम लोग डॉलर सिंबल लगा देते हैं तो यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाता है। अब क्वेश्चन में 18 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डेटा विद अनदर इन अ शीट। मतलब कि एक शीट में ही कुछ डेटा है, जैसे कि इस सेल में कुछ डेटा है और इस सेल में कुछ डेटा है, हम चाहते हैं कि इस सेल का जो डेटा है वह चेंज हो जाए इससे। तो हम शॉर्टकट की कौन सा प्रेस करेंगे, Ctrl+H। जब हम लोग Ctrl+H शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो एक फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें हमें फाइंड करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है नंबर 23, जैसे ही हम लोग 23 पे क्लिक करेंगे इस सेल पे, वह हमारा कर्सर चला जाएगा, एक्टिव होगा और इसे हमें रिप्लेस करना है इससे। तो नीचे लिखा होगा रिप्लेस, तो हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का जो डेटा है वह इससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, MS एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की से भी सवाल 2-3 ही रहते हैं, लेकिन इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। ऐसे तो बहुत सारे लिस्ट हैं लेकिन वो आपको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेसिक काम में इस्तेमाल होता है, जो हर कोई इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल भी क्यों ना रहे, लेकिन इन सब वो शॉर्टकट की को वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि एक MS एक्सेल वर्कशीट में नया वर्कशीट डालने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+N। N से होता है न्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अगर हमें कोई नया पेज इंक्लूड करना है तो हम लोग
Ctrl+N प्रेस करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग एक रेंज के भीतर संख्याओं की संख्या गिनने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल टू काउंट, फिर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इसके भीतर हमें रेंज देना होता है। तो यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे कि यह एक रेंज है A1, जैसे कि सपोज करिए यह A है, सेल नंबर 1 है, इसमें कुछ डेटा है 1 2 3 4। हम चाहते हैं, यहाँ ये तो बहुत छोटा है तो ये हम लोग मैनुअली काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 50 सेल है या फिर 60 सेल है। हम लोग चाहते हैं कि एक रेंज जैसे कि A1 से लेके A95 के बीच में कितना डेटा है, कितना संख्या है, वह हमें काउंट करके बताना है। तो हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन होगा, हमें स्टार्टिंग रेंज देना है और फिर उसके बाद लास्ट रेंज देना है और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यह बता देगा कि A1 से लेके A95 सेल के बीच में कितने डेटा मौजूद है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा मॉडल सेट 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरीके के मैं जो मॉडल सेट है MS ऑफिस के पैकेज के अंतर्गत जो भी मौजूद हैं, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, वो मैं डेली अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।